Hello everyone, so I am back with yet another topic from chapter 5. आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट जो टॉपिक है उसके बारे में। हम लोग ने इंडिया के ओवरऑल कल्चर हेरिटेज के बारे में पढ़ लिया। अभी स्पेसिफिकली फोकस होगा नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ी सी जोग्राफिकल फेस्टिविटीज़ और कल्चरल और काइंड ऑफ फेथ वो लोग क्या क्या वर्शिप करते हैं, किस चीज़ को मानते हैं वो लोग एज भगवान। ओके, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा झलक जानेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में सेवन सेवन राज्य आते हैं, उसमें से सिक्किम भी इंक्लूडेड है जिसको मिला के 8 बन जाता है। ओके, तो 7 सिस्टर्स बोलते हैं, 8 सिक्किम है उसको एक्सक्लूड करते हैं जब 7 सिस्टर्स बोला जाता है। तो आप लोगों को नाम ऑफ कोर्स याद होने चाहिए कौन कौन से स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं। ओके, सो जो टर्म नॉर्थ ईस्ट है वो फर्स्ट कॉइन किया था, किसने फ्रेज़ ये बनाया था, ये थे ब्रिटिश रूलर्स। ओके, जो इंडिया में रूल कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन की वजह से ऐसे बोला हुआ है, बिकॉज अगर आप थ्रू मैप और डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे तो जो ये हम जो जिस रीजन में रह रहे हैं असम में, असम या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, इसलिए ब्रिटिश लोग इसको बोलते थे नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, फिर कौन कौन से स्टेट्स आ गए इसमें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम भी इंक्लूडेड है। ओके, हालांकि आपकी बुक में दिया नहीं हुआ है, बट सिक्किम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नॉर्थ ईस्ट। Each of the states have traditional and distinctive cultural heritage and political history. First of all, I apologize for the sound because some construction is going on. तो हर स्टेट जो है, हालांकि पूरा हम लोग कैटेगरी में ऐसे बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, लेकिन हर स्टेट का अपना अपना एक अलग पहचान है, भाषा है, कल्चर है, फेस्टिवल्स है, पहनावा है। ठीक है, तो जैसे कि कभी कभी जो बाहर के लोग हैं वो लोग ऐसा मिसअंडरस्टूड कर देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में सब लोग एक तरीके से ही दिखते होंगे, एक तरीके से ही बात करते होंगे, एक तरीके से ही खाना खाते होंगे। ऐसा नहीं है। जैसे कि कभी कभी यहाँ के लोग भी नॉर्थ इंडिया या फिर साउथ इंडिया स्पेशली के बारे में हम लोग ऐसा मन बना लेते हैं कि साउथ इंडिया में हर जो भी स्टेट्स आते हैं सब लोग एक जैसे ही दिखते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, उनको हम लोग सब लोग एक ग्रुप में क्लब कर देते हैं। तो वो जो रॉन्ग है, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक अलग अलग नेचर है, फीचर है। तो हम लोग वही के बारे में जानेंगे अभी। तो ईच ऑफ द स्टेट्स हैव ट्रेडिशनल एंड डिस्टिंक्टिव कल्चरल हेरिटेज एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। सबका अपना अपना एक हिस्ट्री रहा है, रूलर्स रूल जो करके गए, उनका कल्चरल हेरिटेज भी अपना अलग अलग यूनिक रहा है। तो हावेवर दे ऑल्सो शेयर सम फीचर्स, बट कुछ कुछ फीचर है जो सिमिलर है। ठीक है, इनमें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल फॉर्म किया है। ठीक है, ये याद रखना, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बोल के फॉर्म किया है। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, वो नॉर्थ ईस्ट को स्पेशली देख रेख करेगा उसकी, है ना। और सिक्किम भी इसमें इंक्लूडेड है। डिफरेंट कॉमन आइडेंटिटी ड्यू टू इट्स यूनिक जोग्राफिकल बाउंड्री। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का अगर आप लोग मैप देखेंगे तो उसको एक बाकी इंडियन जो भी राज्य हैं उनसे एक अलग रीजन ऐसा माना गया है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था एकदम फर्स्ट चैप्टर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट चिकन नेक कॉरिडोर्स, मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो एक डिस्टिंक्टिव, अगर आप मैप देखोगे तो डिस्टिंक्टिव वो रीजन जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो उभर के आता है। तो ये कॉमन आइडेंटिटी है। फिर हम लोग दो प्रोमिनेंट वैलीज़ है जो नॉर्थ ईस्ट में है। एक तो ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ कोर्स, और बराक वैली। वैली मतलब क्या, वो ब्रह्मपुत्र एंड बराक आर टू रिवर्स। ओके, लैंड बिटवीन टू हिल्स इज़ नोन एज अ वैली, और उसमें से नदी बहती है। फिर नेबर कौन कौन से हो गए, नेबरिंग कंट्रीज़ अगर बोले तो भूटान, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। चाइना भी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है। और मोस्टली असम को छोड़कर, असम एक वैली है, लेकिन मोस्टली बाकी जो भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो लोग सब हिली एरियाज़ है।
तो हिली एरियाज़ में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तो इसलिए असम का लोकेशन ही ऐसा है कि वो थोड़ा सा बीच में पड़ता है, मतलब कनेक्ट करता है वो। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना है किसी को, तो वो असम से होकर ही जाता है। और अगर किसी को बाहर जाना है यहाँ से, मतलब अगर मैं बाय रोड या ऐसे कुछ बोलूँ, तो असम को पास करे बिना नहीं जा सकते, है ना। तो असम क्या है, कनेक्टिंग फीचर है, इसलिए असम और या फिर गुवाहाटी जो है वो थोड़ा सा हब बना हुआ है। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन का बोले तो गुवाहाटी इज़ द हब। तो ये प्योरली ज्योग्राफिकल फीचर की वजह से है। ओके, प्री-हिस्ट्रिक सेटलमेंट्स इन द ब्रह्मपुत्र वैली हैज़ बीन ऑल्सो फाउंड, मतलब हिस्ट्री से भी पहले जो केव मैन वगैरह जो थे, दाऊजली, हादिंग, ये सब आप लोग ने नाम सुना होगा। उसमें हम लोगों को केव मैन, अर्ली मैन के सेटलमेंट होने का भी हम लोग को प्रमाण मिले हैं इन द ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक है, मतलब असम का या फिर ब्रह्मपुत्र वैली का इतिहास बहुत पुराना है। फिर रिटन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, जब लेख लिखने लग गए थे, इज़ अवेलेबल आफ्टर द बर्मन रूलर्स। ठीक है, अज्यूम पावर्ड इन द 4th सेंचुरी। तो बर्मन डायनेस्टी के रूलर्स थे, वो लोग 4th सेंचुरी एडी में पावर में आए थे। ओके, और तब से हम लोग को लिखने वाली हिस्ट्री, मतलब हम लोग को इंस्क्रिप्शंस ये सब मिलते हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि रूलर्स के नाम क्या थे, वो लोग कैसे रहते थे। ओके, तो यही है रिटन हिस्ट्री के, मतलब यही है। और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आहूम की हिस्ट्री के बारे में बात करें, बर्मन रूलर्स, ऑफ कोर्स आहूम रूलर्स के काफ़ी टाइम पहले आए थे, और बीच में बहुत सारे रूलर्स भी थे, पाला डायनेस्टी के रूलर थे, सलस्तंबा डायनेस्टी। उसके बाद में आ गए थे आहूम। ओके, और आहूम ने कब तक रूल किया, 1228 टू 1826 एडी में। और तो आहूम रूलर जब आए ना, आहूम रॉयल फैमिलीज़, तो उन्होंने क्या किया, जो भी नेबरिंग किंगडम्स थे ना, वो लोग तो ब्रह्मपुत्र वैली में रूल कर रहे थे, आहूम फैमिलीज़। तो बाकी जो नेबरिंग किंगडम्स थे, इनहेबिटेड बाय सपोज नागास, मणिपुर एंड ऑल, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग आहूम, मतलब एक ऊंचे पद पे थे, उन सब रूलर्स को सबॉर्डिनेट पोजीशन में वो लोग लेके आए थे। मतलब जब सबॉर्डिनेट ऐसे बोलते हैं ना, सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, मतलब जो बाकी के जो राजा है वो लोग, इट वाज लाइक कि वो लोग आहूम जो रूलर है उनके दरबार में जाकर उनको गिफ्ट्स वगैरह लेते थे, और मतलब ऐसा रिलेशन था कि इक्वल टर्म्स नहीं था। इट वाज लाइक आहूम वर्चुअली वर्स टेकिंग केयर ऑफ दोज रूलर्स। ठीक है, समझ में आया मेरी बात। तो टाइज थ्रू मैरिजेस एंड ड्यूरिंग क्राइसिस हेल्प ईच अदर थ्रू मिलिट्री सपोर्ट। तो अगर उन राजाओं को कुछ दिक्कत होती थी तो आहूम सपोर्ट करता था, या फिर आहूम को कुछ दिक्कत होती थी तो उन राजाओं को आहूम लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ता था, ऐसा है। और फिर मैरिज के थ्रू भी उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता था। जैसे कि आहूम सपोज आहूम कोई राजा है, वो कोई मणिपुरी प्रिंसेस से शादी कर लेगा, तो उनका वो रिश्ता बन गया। ठीक है, तो वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग होता था रिश्ता। तो कम्युनिकेशन थ्रू मैसेंजर्स, बार्टर सिस्टम। तो जो मैसेजेस कैसे जाते थे एक दूसरे के पास, तो ऑफ कोर्स दूत भेजते थे, वो लोग पर्सन को भेजते थे विद द मैसेज। और फिर बार्टर सिस्टम प्रिविलेंट था, गुड्स के बदले गुड्स, आप लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अमॉन्ग द पीपल वाज सेट अप। तो जो भी ग्रुप्स थे नॉर्थ ईस्ट रीजन में तब, वो लोग मेनली मंगोलॉइड ग्रुप से आते थे। ओके, उनके थोड़े से फीचर्स हो गए, जैसे कि थोड़ा सा येलो टाइप का स्किन है, आईज थोड़ी सी डिस्टिंक्टिव है। ओके, भाषा थोड़ी सी अलग है। और लेकिन खासी जो है ना अभी भी मेघालय के, वो लोग दे आर नॉट फ्रॉम द मंगोलॉइड ग्रुप, दे बिलोंग टू ऑस्ट्रिक ग्रुप। एंड ऑस्ट्रिक ग्रुप के बारे में अगर बोलूँ तो दे आर मोर आइडेंटिकल विद द संथाल, जो है ना झारखंड छत्तीसगढ़ में जो पाए जाते हैं ट्राइबल ग्रुप्स, संथाल और आयोन, इन सब से थोड़ा मिलता है उनका। Christianity spread during the British rule, particularly in the hill states. Hinduism prevalent in Manipur and Tripura.
तो ऐसे तो अहोम जो थे वो जो सब शुरू शुरू में आए थे तो वो लोग का अपना एक अलग रिलीजन था, लेकिन धीरे धीरे वो लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करने लगे। और अहोम लोग से भी पहले इंडिया असम रीजन में ब्रह्मपुत्र वैली में हिंदू रिलीजन ही फैला हुआ था मोस्टली। लेकिन ब्रिटिश के रूल में क्या हुआ, जो हिली एरियाज है जैसे कि मिज़ोरम, नागालैंड, ये सब जो हिली एरियाज थे उसमें क्रिश्चियनिटी बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि मिशनरीज थी ना, वो लोग हिली एरियाज में जाके लोगों को प्रीच करने लगे क्रिश्चियनिटी, और बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए। ठीक है, लेकिन हिंदुज़म जो है वो मणिपुर और त्रिपुरा में एकदम अपने जड़ें मजबूत करे रहा। और फिर ये सब तो मेजर रिलीजन्स थे, और कुछ एक ट्रेडिशन भी था, एक और रिलीजन बोल सकते हैं या फिर वे ऑफ वर्शिप जिसको बोलते हैं एनिमिस्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें यू वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, आइदर यू वर्शिप फायर, वाटर, सन, मून, अर्थ। ओके, तो हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो अरुणाचल के ट्राइब्स है ना, वो लोग हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध रिलीजन को तो फॉलो करते ही हैं एक साथ में। ओके, मतलब वन पर्सन, वन अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब, दे विल फॉलो ऑल दिस ट्री ऑफ रिलीजन। ओके, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है उनके मन में, बट वो लोग अपना एनिमिस्टिक जो एकदम पुराने ज़माने से वो लोग बिलीव करते आ रहे हैं, दोनी पोलो जिसको बोलते हैं ट्रेडिशन, वो भी फॉलो करते हैं, जिसमें वो लोग सन और मून के डिटीज को, मतलब भगवान को वो लोग पूजा करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो नागालैंड का आप लोग ने हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में ज़रूर सुना होगा, इट इज़ वेरी पॉपुलर। और हॉर्नबिल क्या है, एक बहुत ही सुंदर चिड़िया है, आप लोग ने आई डोंट थिंक सो देखी होगी, या फिर देखी भी होगी तो बिकॉज असम में देखने को मिलती है इन सर्टेन एरियाज़, इन सर्टेन फॉरेस्ट एरियाज़, और नागालैंड ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो देखने को मिलती ही है हॉर्नबिल। बहुत बड़ी सी पक्षी होती है, बहुत सुंदर होती है वो, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, एंड ये फेस्टिवल जो है वो फर्स्ट 10 डेज इन द मंथ ऑफ दिसंबर मनाया जाता है। फिर आप लोगों ने एक और वुमेन का नाम सुना होगा, रानी गैडिलू। ओके, रानी, इनको टाइटल जवाहरलाल नेहरू ने दिया था बिकॉज ऑफ हर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, हेरेका मूवमेंट, एंड इट वॉज व्हाट द मूवमेंट वॉज फॉर द रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीव्स एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। तो हम लोग ने पहले पढ़ा कि कैसे क्रिश्चियनिटी में चेंज हो रहे थे, तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन की वजह से या फिर कुछ भी डेवलपमेंट की वजह से नागाज जो है अपने पुरानी रीति रिवाजों को भूल रहे थे। तो इसलिए रानी गैडिलू ने क्या किया, हेरेका मूवमेंट स्टार्ट किया, ताकि नागाज जो है अपनी फिर से पुरानी जो प्रथाएं हैं, मान्यता है, उनको भूले ना, वो जागरूक कर सके। ठीक है, तो ये बोलने का मकसद है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो कभी कभी लुप्त होती चली जाती है बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन या फिर कुछ भी। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ताकि वो लुप्त ना हो, उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। ओके, इन द प्रोसेस, बिकॉज दिस इज़ आवर आइडेंटिटी इन द सेंस कल्चरल हेरिटेज एंड ऑल। तो यही उनका मकसद था कि वो ख़त्म ना हो, उनकी पहचान। फिर मेजोरिटी ऑफ माइतेई पीपल, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, माइतेई पीपल ऑफ मणिपुर, मणिपुर की ट्राइब जो है, मणिपुरीज ये बोलना गलत होता है, वहाँ के मेन जो लोग जो रहते हैं वो लोग हैं मैतेई। ओके, एंड दे आर द फॉलोवर्स ऑफ चैतन्यास कल्ट। चैतन्य एक गुरु बोल सकते हैं हम लोग, गुरु एक टीचर थे जो कि विष्णु और कृष्ण की ज़्यादा पूजा करते थे। ओके, तो उन्होंने एक कल्ट बनाया, फेथ बनाया, मठ बनाया, जिसमें वो वेज ऑफ वर्शिपिंग कृष्णा और कृष्णा के लिए मतलब गुणगान, ये सब वर्शिपिंग किया। तो मणिपुर के लोग चैतन्य कल्ट को फॉलो करते हैं। ओके, ये ही वॉज फ्रॉम, चैतन्य वॉज फ्रॉम द रीजन ऑफ बंगाल। ओके, तो ये इनका कल्ट फॉलो करते हैं। और जो हम लोग मणिपुर में जो ज़्यादा हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो वैष्णवा ट्रेडिशन को देखने मिलता है। वैष्णवा कौन है, वर्शिपर्स ऑफ विष्णु और इट्स इनकारनेशन, जैसे कि कृष्णा। ओके, सो मणिपुर में सॉन्ग्स, डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णवा रिलीजन ऑफ कोर्स। और मणिपुरी डांस आप लोगों ने ज़रूर देखा भी होगा, सुना भी होगा। मणिपुरी डांस जो एक क्लासिकल डांस है इंडिया का,
It was developed mainly on the basis of childhood of Saint Chaitanya and Lord Krishna. सपोज भरतनाट्यम डांस जो है उसका बेसिस है कि टेम्पल वर्शिप एंड शिवा का वर्शिप। ओके, वैसे ही जो मणिपुरी डांस है उसका जो बेसिस है या फिर थीम होता है वो होता है कृष्णा का वर्शिप या फिर चैतन्य का चाइल्डहुड। ठीक है, एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल डांस बाय संगीत नाटक अकादमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सम पीपल इन मणिपुर आर फॉलो एनिमिस्टिक लाइफ। तो मेजोरिटी जो है वो वैष्णवा रिलीजन, हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं एंड सम पीपल वही फोर्सेस ऑफ नेचर को वर्शिप करते हैं। त्रिपुरा के अगर देखें तो बहुत से लोग हिंदूज़ हैं और वहाँ पे त्रिपुरा में जो बंगाली कल्चर है ना, बिकॉज अगर आप मैप देखोगे तो आप देखोगे त्रिपुरा जो है वो बंगाल रीजन मतलब बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से अभी तो वेस्ट बंगाल बन गया बट इट वाज बॉर्डर करती है वो बंगाल रीजन से, इसलिए त्रिपुरा में बोली भी वन फॉर्म ऑफ बंगाली भी जाती है, सिलहटी बंगाली जिसको बोलते हैं। एंड बंगाली कल्चर का बहुत बहुत प्रभाव देखने को मिलता है हम लोग को। तो खासी, गारो, जैंतिया जो मेघालय की 3 फेमस ट्राइब्स है, मेन ट्राइब्स है, वो लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लगे 1830 से, जब ब्रिटिश रूल का टाइम था। और मोर देन वहाँ पे 70% लोग अभी क्रिश्चियंस ही हैं। और जो हिली एरियाज़ के ट्राइब्स हैं ना, 80% ऑफ देम दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड दे आर इन्वॉल्व इन अ टाइप ऑफ कल्टिवेशन कॉल्ड झूम कल्टिवेशन, और इट इज़ नोन एज शिफ्ट स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मतलब वो लोग क्या करते हैं कि एक पैच ऑफ लैंड को वो लोग जला के क्लियर कर देते हैं, फिर उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, फिर कुछ सालों तक वहीं पे एग्रीकल्चर करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको अबांडन कर लेंगे वो लोग। ओके, फिर वो लोग फिर से नया शिफ्ट हो जाते हैं, फिर से नया पैच ऑफ लैंड को क्लियर करके उसमें एग्रीकल्चर करते हैं। ओके, इससे क्या होता है कि जो लैंड होता है ना उसको उसकी जो क्षमता है, मतलब वो फर्टाइल लैंड होता है शुरू में, तो धीरे धीरे उसकी क्या होती है, फर्टिलिटी कम होती जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब फर्टिलिटी कम हो जाती है बिल्कुल, तो वो लोग उस लैंड को रिजुविनेट होने के लिए छोड़ देते हैं दोबारा। ठीक है, तो ऐसा ये झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता है। बाकी इंडिया की जगह में भी प्रैक्टिस होता है ये बाय द ट्राइबल्स पीपल मेनली। ओके, तो आपके बुक में दिया गया है मैट्रियार्किक सोसाइटी इन मेघालय। तो आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स द राइट वर्ड मैट्रियार्की, इट शुड बी मैट्रिलिनियल। तो आप लोग ने सुना होगा कि मेघालय में जो लड़का है वो शादी करके लड़की के घर में रहने आता है, लड़की नहीं जाती है, और जो सबसे छोटी लड़की होती है ना प्रॉपर्टी उसको मिलती है। ओके, ऐसा उनका सिस्टम है। द टर्म मिजो मीन्स इनहेबिटेंट्स ऑफ हिल्स, सॉरी, द टर्म मिजो मीन्स इनहेबिटेंट्स ऑफ हिल्स। ठीक है, मिज़ोरम आप लोग ने सुना होगा, मिज़ो का मतलब होता है जो हिल पे रहते हैं। और मिज़ोरम में मेजोरिटी लोग मतलब ऑलमोस्ट ऑल सारे लोग क्रिश्चियंस ही है, बुद्धिज़्म भी फॉलो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा है उसमें, क्रिश्चियंस लोग ही है वहाँ पे। तो मिज़ोरम में क्या हुआ था, जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे लोग, तो मिज़ो लोगों का जो ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। उनका पहनावा, उनकी जो फेस्टिवल्स है वो लोग भूल रहे थे, उनकी लोकल जो लैंग्वेज है वो भूल रहे थे। तो 1973 में उन्होंने इसको रिवाइव करने का सोचा, और एक अपना फेस्टिवल जो है ट्रेडिशनल फेस्टिवल, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, चापचार कुट फेस्टिवल बोलते हैं उसको, आप लोग ने सुना भी होगा। ये आई थिंक नवंबर इस टाइम के अराउंड ही होता है। ओके, सो चापचार कुट फेस्टिवल फिर से रिवाइव किया।